स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय ट्रिकी गुरु में। तो गाइज अपने इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। कल अपनों ने पृष्ठभूमि जानी थी हिस्ट्री की, और आज अपने जो कर रहे हैं वो है मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है वो बोर्ड क्लास प्लस कंपटीशन लाइन का रहेगा, और साथ में सोमवार से आपकी जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास है वो भी रेगुलर हो जाएगी। अपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो अपने पीछे से छोड़ा था, किशनगढ़ का इतिहास कर रहे थे। किशनगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो चुका था, राठौड़ वंश, और आगे अपने करेंगे कछावा वंश, जयपुर का इतिहास करेंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि अब राजस्थान के दो मुख्य एग्जाम, राजस्थान कांस्टेबल और राजस्थान पटवार, उनकी संभावित डेट है वो आ चुकी है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश से। तो देखो कि मौर्य वंश से करने से पहले अपने को दो चार बातें पता होनी चाहिए कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐसे कौन से स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ मौर्य वंश। मौर्य वंश को जानने के लिए कौन कौन से साधन है, और किस किस ने विदेशी आक्रमणकर्ताओं का क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकर्ता कौन रहा था, पहला और अंतिम कौन है। इस प्रकार से क्रम याद होना चाहिए। पहला कौन है? सिकंदर है। पहला कौन है? सिकंदर। सिकंदर के बाद में दूसरा सेल्यूकस। दूसरा कौन है? सेल्यूकस। तीसरा मोहम्मद गजनवी। तीसरा कौन है? मोहम्मद गजनवी। चौथा मोहम्मद गोरी। पांचवा तैमूर लंग। छठा बाबर, और सातवां नादिर शाह। तो पहला कौन है? सिकंदर। दूसरा सेल्यूकस। तीसरा मोहम्मद गजनवी। चौथा मोहम्मद गोरी। पांचवा तैमूर लंग, और छठा बाबर, और सातवां अंतिम कौन है? नादिर शाह। पहला सिकंदर, दूसरा सेल्यूकस, तीसरा मोहम्मद गजनवी, चौथा मोहम्मद गोरी, पांचवा तैमूर लंग, छठा बाबर, और अंतिम कौन आया था? नादिर शाह। तो ये सातों नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए भी किसने कब आक्रमण किया। तो देखो कि अब देखो एक चीज, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उससे पहले दो तीन बातें और पता होना चाहिए। जैसे कि ये अपने इंडिया का मैप है। जैसे ये इंडिया का मैप है, सही तो नहीं बना मुझे ही पता है, लेकिन मान सकते हो आप कि ये इंडिया का मैप है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारत पर किस प्रकार से आक्रमण हो सकता है। तो देखो कि इस साइड में एक पर्वत है हिमालय। कौन सा पर्वत है? हिमालय। इस साइड में अराकायन पर्वत, अराकायन पर्वत। यहां पर एक खाड़ी है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और नीचे है हिंद महासागर, और इस साइड में अरब सागर। इस साइड में कौन सा है? अरब सागर। इस प्रकार से जो हिंदुस्तान है या भारत है या इंडिया है, वो तीन ओर से प्राकृतिक सेफ्टी यानी कि नेचुरल सेफ्टी से घिरा हुआ है, क्योंकि इस साइड से हिमालय पर्वत से पार कोई इसको भेद नहीं सकता। दूसरा, यहाँ पर है अराकायन पर्वत, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, और यहाँ पर अरब सागर। अब हिस्सा जो बचता है सिर्फ ये वाला हिस्सा बचता है, यानी कि रेगिस्तान वाला हिस्सा और जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा वही बचता है, वहां पर आक्रमण हो सकते। तो देखो कि ये आज वर्तमान में यहां पर पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के यहां पर एक देश पड़ता है अफगानिस्तान। ठीक है। और यहां पर देखो कि ये तो उतार लिया होगा,
यहां पर एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था मकदूनिया। कौन सी जगह थी? मकदूनिया। और यहां का एक शासक था, इस छोटे से एरिया यूनान की बात कर रहा हूं, और बीच में यहां पर ईरान पड़ता है। तो मकदूनिया का एक शासक कौन था? सिकंदर। ठीक है, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहां पर एक कांधार क्षेत्र के अंदर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन काल में। प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, आज वर्तमान की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले की बात है। तो यहां पर एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तक्षशिला था। तो देखो कि तक्षशिला, यानी कि जब सिकंदर का एक जिद थी, एक सपना था विश्व विजेता बनने की। इसकी जिद क्या थी? विश्व विजेता बनने की। इस जिद को पूरा करने के लिए पहले यूनान पर कब्जा किया, और अब धीरे धीरे करता करता यहां पर आ चुका है। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि उधर तो हिमालय, यहाँ पर अराकान पर्वत है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर और यहाँ पर अरब सागर। तीनों ओर से सेफ्टी, यानी कि नेचुरल सेफ्टी से घिरा हुआ है, एक ही रास्ता बचता है। तो अब देखो कि यहाँ पर तक्षशिला एक विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन काल के अंदर। तो प्राचीन भारत का अगर पूछे कि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तक्षशिला और दूसरा नालंदा। तो दो विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल के अंदर, एक तक्षशिला और दूसरा नालंदा। तो जब ये मैं बात कर रहा हूं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश अब आएगा अपना मौर्य वंश। मौर्य वंश का अगर टाइम पीरियड पूछे तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 या 325 से, क्योंकि 325-26 के अंदर सिकंदर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहेगा। तो देखो गाइज, उस समय जो भारत है वो 16 महाजनपद के अंदर बंटा हुआ था। महाजनपद में बंटा हुआ था। उसमें से एक सबसे, यानी कि जिसके पास पैसा वही सिकंदर हुआ करता था उस समय, सबसे प्रभावशाली क्षेत्र था ये। यहाँ पर एक जनपद था, उसका नाम था मगध जनपद। उसका नाम क्या था? मगध। और इसकी जो राजधानी है वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी कौन सी थी? मगध की पाटलिपुत्र। और वर्तमान में इस पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो वो पाटलिपुत्र था। और यहां पर एक वंश था, उस वंश का नाम था नंद वंश। कौन सा था? नंद वंश। और नंद वंश का जो शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। तो मगध जनपद की राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र। और यहाँ पर वंश कौन सा था? नंद वंश। और यहाँ का शासक कौन था? घनानंद था। तो अब देखो, तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राचार्य कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राचार्य कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य बोल दो, चाणक्य बोल दो, या इसी को क्या बोला जाता है? विष्णुदत्त भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुदत्त। अब सिकंदर की जिद थी विश्व विजेता बनने की। सिकंदर की क्या जिद थी? विश्व विजेता बनने की। इस बात का पता किसको लगता है? कौटिल्य को। लेकिन कौटिल्य क्या चाहता था? अखंड भारत चाहता था। क्या चाहता था? अखंड भारत, यानी कि भारत के टुकड़े नहीं चाहता था। वो एक मुट्ठी में संजोए रखना चाहता था ये। लेकिन जैसे इसको पता लगा कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा, तो वो क्या करेगा? अपने साथ के स्टाफ को लिया, अपने साथ के अध्यापकों को लिया, और पूरे भारतवर्ष में सबको समझाने लगे कि ऐसे ऐसे सिकंदर है, यूनान का शासक है, वो भारत पर कब्जा आक्रमण करने वाला है। तो सभी ने, जो 16 जनपद थे 15 जनपद में होकर निकल चुका था ये, और इसकी बेइज्जती करते हैं। तो लास्ट के अंतर थक हार के वो इसके स्टाफ था, उसने जवाब दे दिया इसे, यानी कि इसको पागल घोषित कर दिया इसे। यहाँ पर कहीं ये तो पागल है, और ये चाहता है किससे मिलना? मगध जाता है घनानंद से मिलने के लिए। तो देखो कि घनानंद आगे
इसकी 2-3 आदतें खराब थी, क्योंकि जब मान लो एक आदमी के पास ज़्यादा पैसे हो तो पैसे लगाने की जगह होनी चाहिए। तो इस इंसान की आदतें लेडीज डांस वगैरह की, यानी कि खाड़े लगवाता था ये, उसमें सुबह सुबह यानी कि प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देता था। प्रभावशाली शासक था, इससे सभी जनपद के शासक, महाजनपद के शासक इससे डरते थे, क्योंकि इसके पास पावर भी थी और पैसा भी था, दोनों चीज़ें इसके पास थी, तो इससे डरते थे। लेकिन इसकी आदतें गंदे थी, ये अपनी जनता के बारे में नहीं सोचता था कभी भी। तो इसके पास जाता है लेकिन इसे मिल नहीं पाता, 3-4 दिन तक वेट करता है। तो चौथे दिन ये इससे मिलने के लिए अंदर जाता है गणानंद से, और डायरेक्टली बोल देता है कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय से आया हूँ, चाणक्य मेरा नाम है। तो क्या, हाँ जी बोलो, काम क्या, बंदर आए गए, काम बोलो। क्या ऐसे ऐसे इसको समझाया कि सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण करेगा तो मैं ये नुकसान होंगे। तो गणानंद ने कहा कि मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। तो उस समय के कहते हैं कि इस पाटलिपुत्र के यानी कि पटना के चारों तरफ इसकी अगर लंबाई देखें तो 16 किलोमीटर बताई जाती है उस समय, और 3 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई, यानी कि गहरी खाई खुदा दी, लगभग 30 हाथ 30 गज या 30 मीटर चौड़ी खाई खुदवा दी पटना के आसपास। कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। ये समझ आ रहा है कौटिल्य किसको, गणानंद को, लेकिन ये मान नहीं रहा है। अंत के अंदर ये मैप के द्वारा समझाता है। तो गणानंद तो अपने काम में मशगूल था, सुबह सुबह ही लेडीज सॉन्ग में चला जाता है ये तो इसको गुस्सा आया, इसने वो मैप लिया और मैप फाड़ दिया। अब विष्णु जी को यानी कि चाणक्य जी को गुस्सा आया, और उसने अपनी, क्योंकि शिखा रखते थे, ब्राह्मण जाति के थे, तो ब्राह्मणों का एक रूल है शिखा रखना, यानी कि चोटी। अब चोटी बांधी हुई तो इन्होंने चोटी खोल दी, और यहाँ पर इसको एक बात बोल कर आए थे कि जब तक मैं नंद वंश का विनाश नहीं देखूंगा तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये इतनी बड़ी बात बोलकर कह, यार जा तू दिमाग मत खराब कर। गणानंद ये वापस आ रहे हैं, अब जंगलों से होकर वे आ रहे, तो जंगलों के अंदर, अब जंगल में तो जंगली जानवर होंगे और वहाँ पर शिकारी भी मिलेंगे। तो इनको जंगलों में 10-15 शिकारी मिलते हैं, और उन शिकारियों के साथ में एक 16 साल का बच्चा मिलता है। क्या मिलता है इन्हें? जंगलों के अंदर 16 साल का बच्चा मिलता है। उसी बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। उस बच्चे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त, अब चाणक्य को लगा कि ये मेरा हथियार हो सकता है। अब इसके मामा से बात की। चंद्रगुप्त की माँ का नाम था मुरा। चंद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? मुरा थी। और इसके मामा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं, इसको क्या दे दी इसके मामा को? इसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने साथ लेकर कहां पर आ जाते हैं? तक्षशिला। और वहां पर इसे, अब यहां से स्टार्ट होता है मौर्य वंश। ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि सिकंदर के आक्रमण की जानकारी ये थी। तो ये आक्रमण करता है सिकंदर 325 से 326 ईसा पूर्व आक्रमण करता है भारत पर। तो अब देखो कि मौर्य वंश की जो जानकारी है हमें, इन्हें मौर्य वंश यानी कि ये मोर का पालन करते थे। मौर्य किसका पालन करते थे? मोर का पालन करते थे। तो इसलिए मयूर से क्या बन गया? मौर्य बन चुका है। और इनकी जानकारी के में स्रोत क्या मिलती है? 3 इतिहासकार के नाम याद होना चाहिए। एक है मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक थी इंडिका। दूसरा विशाखा दत्त, इसकी मुद्रा राक्षस। और तीसरा चाणक्य या कौटिल्य। और चाणक्य या कौटिल्य की बहुत ही फेमस आपको पता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये 3 पुस्तक या ग्रंथ है जिसमें में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सिकंदर के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो अब देखो कि अर्थशास्त्र में आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गए, नहीं। इसके अंदर क्या क्या है? एक तो लोक प्रशासन की जानकारी, प्लस राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इसके बारे में किस प्रकार से हमें
जनता के साथ में समन्वय बनाए हुए उन पर शासन करना है। तो इस चीज की जानकारी मिलती है हमें किसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्र जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया, वर्तमान स्वरूप या हिंदी में रूपांतरण, तो 1909 के अंदर श्याम शास्त्री ने, किसने किया था, 1909 में श्याम शास्त्री ने इसका क्या किया था, हिंदी में रूपांतरण किया था। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अर्थशास्त्र को वर्तमान या आधुनिक स्वरूप किस इंसान ने दिया, तो वो श्याम शास्त्री थे। और कब दिया था, 1909। और इसके अगर भाग की बात करें, अर्थशास्त्र के अंदर कितने भाग हैं, तो भाग है 15, और उपभाग की अगर बात करें तो वो 180 है। ये भी क्वेश्चन पूछे, यानी कि कंपटीशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के भाग कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 15। और उपभाग की अगर बात करें तो कितने होने चाहिए, 180 उपभाग हैं। तो ये तो थी अर्थशास्त्र के बारे में बातें। तो ये 3-4 बातें कि हमें अगर स्रोत पूछे मौर्य वंश के, तो वो स्रोत पहला कौन सा है, मेगस्थनीज का की पुस्तक कौन सी, इंडिका। दूसरी विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। और चाणक्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, लोक प्रशासन प्लस राजनीति विज्ञान की। और अर्थशास्त्र जो मूल ग्रंथ था उसकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। और अर्थशास्त्र को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो श्याम शास्त्री ने। और कब, 1909 के अंदर। और इसके भाग कितने, 15, और उपभाग कितने, 180 उपभाग हैं। अब देखो कि चंद्रगुप्त के बारे में 2-4 बातें हैं, वो बताता हूं आपको। चंद्रगुप्त के हमें कई नाम मिलते हैं। चंद्रगुप्त, क्योंकि इस बंदे के बारे में यहां का जो क्षेत्र था, ये वाला हिस्सा, यानी कि उत्तरी भारत पर चाणक्य के कहने पर यहां का शासक बना दिया गया था 322 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे स्ट्रेबो, और एक दूसरा मिलता है एरियन, स्ट्रेबो, एरियन और प्लूटारक। स्ट्रेबो क्या कहते हैं, स्ट्रेबो प्लस जस्टिन, ये कहते हैं जिसका चंद्रगुप्त का एक दूसरा नाम देते हैं सेंड्रोकॉर्ड्स। इसे क्या कहा जाता है, सेंड्रोकॉर्ड्स। और एरियन प्लस प्लूटारक क्या कहते हैं, इसे एंड्रोकॉर्ड्स भी हमें नाम मिलता है। ये कहते हैं कि इसका नाम एंड्रोकॉर्ड्स है। तो सेंड्रोकॉर्ड्स किसका है, स्ट्रेबो, और जस्टिन ने इसे क्या कहा है, सेंड्रोकॉर्ड्स। और एरियन और प्लूटारक क्या कहते हैं, इसका नाम एंड्रोकॉर्ड्स है। तो ये इसके नाम है, ध्यान में रखना। अब देखो कि सिकंदर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व। तो उस समय जिस प्रकार आज एक महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोरोना, ठीक है, तो उसी प्रकार जब ये मान लो कि सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदी हैं। इसका क्रम रहता है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इस क्रम को याद रखना। जब ये व्यास नदी पर आया था तो उस समय इसकी सेना के अंदर एक भय, कुछ तो कहते, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय चंद्रगुप्त का भय मानकर ये वापस घूम गया था। और कुछ ये कहते हैं कि एक महामारी फैली थी, ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तानियों पर एक ईश्वर की कृपा हुई थी। तो ये वापस जा रहा था, कौन, सिकंदर वापस जा रहा है यूनान की तरफ। तो एक जगह आती है बेबीलोनिया नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर, बेबीलोनिया नामक स्थान पर किसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना। और इसके बाद में इसके सपने को पूरा करने के लिए एक इंसान आया था, मैंने क्रम बताया था। तो दूसरा आक्रमणकर्ता कौन है, वो है सेल्यूकस। दूसरा कौन है, सेल्यूकस। तो देखो कि सेल्यूकस के पास एक उपाधि धारण की थी सेल्यूकस ने,
ये ईरान का शासक था। सेल्यूकस के पास उपाधि थी निकेटर की, इसको बोला जाता है सेल्यूकस निकेटर, लेकिन इसका नाम था सेल्यूकस और उपाधि क्या थी, निकेटर की। और निकेटर का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या नाम, निकेटर का अगर मतलब पूछे तो इसका अर्थ क्या होगा, विश्व विजेता। ये सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता था। किसके सपने को, सिकंदर के सपने को, अधूरे सपने को पूरा करना चाहता था। तो भाई इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इनका आमना सामना है वो 306 ईस्वी के लगभग, 306 ईसा पूर्व कहां पर हो जाता है, सिंधु नदी पर आमना सामना होता है। कहां पर आमना सामना होता है, सिंधु नदी पर आमना सामना होता है। तो ये जो सेल्यूकस है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। हार के बाद ये क्या चाहता है, इसके साथ क्या करता है, संधि करता है। और संधि यानी कि मैत्री संधि करता है। कौन सी संधि, मैत्री संधि कर लेता है। और अपनी पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलिना, या इसे बोला जाता है हेलना। इसकी शादी है किसके साथ कर देता है, इसकी शादी है वो किसके साथ कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के मध्य जो शादी हुई थी 306 ईसा पूर्व में, वो क्या कहलाती है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। और अगर राजस्थान का पूछे तो मेवाड़ के शासक अल्लट और मंगोलिया की हूण राजकुमारी हरिया देवी के मध्य जो विवाह हुआ था वो क्या कहलाता है, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। और ये क्या है, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना, पजलिंग क्वेश्चन है। तो अब देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत गणानंद को हरा दिया। किसको हरा दिया, गणानंद को हरा दिया। और गणानंद की बेटी थी दुर्धरा, दुर्धरा से भी शादी कर ली। किससे शादी कर ली, दुर्धरा से, क्योंकि दुर्धरा की संतान आएगी आगे बिंदुसार, वही मौर्य वंश का आगामी शासक होगा। तो अब देखो कि लगभग 310 से 309 ईसा पूर्व मगध में अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। इसी मौके पर इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने फायदा उठाया और मगध पर भी अधिकार कर लिया था। अब देखो कि ये दुखी हो चुका था क्योंकि इसने पाप बहुत किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाप बहुत किए थे। पापों का पश्चाताप तो हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से करें। तो ये क्या करता है, अपने अंतिम समय के अंदर जैन धर्म को अपनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को अपनाता है, जैन धर्म को अपनाता है। और जैन धर्म के इसके गुरु थे भद्रबाहु। यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है, तो इस क्वेश्चन को विशेष तौर से आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किनसे प्रभावित होकर प्राप्त करता है, या जैन धर्म की दीक्षा किनसे ली है, तो वो है इसके धर्मगुरु कौन थे, भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु। आगे वाला जो बिंदुसार आएगा वो किनसे लेगा, उसके दरबार के अंदर एक तो उसका भाई था सुग्रीव निग्रोध, और दूसरा यानी कि मोगलीपुत्र तिस से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म। लेकिन ये कौन सा धर्म अपना रहा है, जैन धर्म। अब भद्रबाहु ने कहा कि तूने पाप बहुत किया, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, इसके लिए तुझे पछताना तो पड़ेगा। तो इसने कहा भी कोई इलाज बताओ। क्योंकि इसने 2-3 युद्ध की नीति अपना रखी थी सारी के सारी, क्योंकि पूरे भारत पर आक्रमण करेगा तो जनता तो मरेगी। तो अब इसने एक विधि बताई थी, उस विधि को भी याद रखना, सुलेखना या संथारा विधि बोला जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि इस विधि के द्वारा आपका उत्थान हो सकता है। यानी कि आप किसी एकांत जगह या जंगल में जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सिर्फ वायु पर, यानी कि अन्न जल सब त्याग कर
संसार की मोह माया को त्याग कर अपने इष्ट देव का ध्यान करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें, तो वो कौन सी विधि होती है? संथारा या सुलेखना विधि। तो ये भी ध्यान रखना, संथारा या सुलेखना विधि कौन से धर्म के अंतर्गत है? तो वो जैन धर्म के अंतर्गत है। किन से प्रभावित होकर? भद्रबाहु से। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंत में संथारा विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का अगर स्थान पूछ लिया जाए तो कर्नाटक का में एक पहाड़ी है स्वर्णबेला नामक पहाड़ी पर, स्वर्णबेला नामक पहाड़ी कर्नाटक में ये अपने प्राण त्याग देता है। और कब? 298 ईसा पूर्व। तो ये था आपका मौर्य वंश की शुरुआत और चंद्रगुप्त मौर्य। अब एक पार्ट और बनेगा इसका, वो कौन सा? बिंदुसार। बिंदुसार के साथ में मैं